अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूँ मारिया जदू। नाजरीन, ज़िमनी इंतखाबात में जीत के बाद भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परेशान दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें फवाद चौधरी साहब की तो वो ये फरमा रहे हैं कि जरदारी साहब, अता तारड़ साहब और राना सदर साहब को जो है वो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कह रहे हैं MPS को 50 करोड़ तक ऑफर जो है वो दी जा रही है और उसके पीछे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जरदारी साहब है। और उसके साथ साथ जो PTI के MPA हैं उमर फारूक साहब, वो ये कह रहे हैं कि पैसों की ऑफर देकर नून लीग को वोट देने का कहा जा रहा है। इस किस्म की बहुत सारी बातें नाज़रीन सामने आ रही हैं। अगर मैं इसी को थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊं तो इसी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद से मुंतखब रुकने पंजाब असम्बली उमर फारूक साहब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर यह ट्वीट की है, जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि वजारत इला के इलेक्शन में नून लीग के हमजा शहबाज को वोट देने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। और इसी के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें कल से मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं, उनको जो है वो पैसों की ऑफर की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि नून लीग के उम्मीदवारों को वोट दिया जाए। और इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब भी इल्जाम लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शैतानी खेल शुरू हो चुका है। हमारे MPS को 40 करोड़ रुपए तक की ऑफर्स दी जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि रहीम यार खान से उनके एक MPA हैं मसूद मुजीब साहब, उनको मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपए कर जो है वो पाकिस्तान से बाहर टर्की भेज दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अता तारड़ साहब ने हमारे MPA को राबता किया है और उनके घर के बाहर जो है वो एहतजाज भी जारी है। और उन्होंने ये भी कहा फवाद साहब ने कि अंदाज लगाया कि 35 करोड़ रुपए MPS को जो है वो दिए जा रहे हैं, हमारे अरकान को खरीदा जा रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है इन ज़िमनी इंतखाबात में अददी अक्सरियत होने के बावजूद, इस वक्त अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप की बात करें तो वहां पर हमें परेशानी दिखाई दे रही है। और जहां पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, मुख्तलिफ MPs हैं जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस वक्त कि उनके MPs को ख़रीदा जा रहा है और उनको पैसों की ऑफर्स दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट दिया जाए। इसी के साथ साथ नाजरीन, चौधरी शुजात साहब का पंजाब की वज़ारत आला के लिए परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान जो है वो सामने आया है। लेकिन पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग और लूटाक्रेसी का इल्ज़ामात जो है वो तेज़ी से हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। और अवाम की बड़ी तादाद की अगर बात की जाए तो वो इस वक्त चौधरी मसूद की रिहाइश गाह के बाहर भी पहुंच चुके हैं और उन्होंने घर का घेराव भी किया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अददी अक्सरियत हासिल कर चुकी है, उसके बावजूद वजारत आला की दौड़ में आखिरकार पंजाब में हो क्या रहा है, कौन ये बाजी मारेगा, इस पर बहुत बड़ा इस वक्त जो है वो डिबेट हम देख रहे हैं। उसी के साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करने जाएंगे डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से। महंगाई की अगर हम बात करें तो इस बहुत ज़्यादा होती जा रही है और जहां पर डॉलर 200 रुपये का था और विद इन डे और टू इस वक्त हम डॉलर की प्राइस देखें तो 225 रुपये तक का डॉलर जो है वो हम देख रहे हैं। कमर्शियल बैंक से अगर बात की जाए तो वहाँ पर डॉलर ना मिलने की वजह से जो इम्पोर्टर्स हैं वो रुल कर रह चुके हैं। लेकिन इस तमाम सिचुएशन में हमने हुकूमत को खामोश तमाशाई जो है वो सिर्फ पाया है। और इसी के साथ साथ वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी फरमा रहे हैं कि अगस्त में चीज़ें हमवार और सियासी सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। अब तक सियासी सूरत हाल का जो है वो नॉर्मल होने का वेट भी किया जा रहा है, लेकिन जहां पर डॉलर की ऊंची उड़ान है जिससे बहुत सारी महंगाई बढ़ती हम देख रहे हैं, इस डॉलर की तेज़ी से जो कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदामात ऐसे हैं जो लिए जा सकते हैं, क्योंकि डॉलर इस वक्त फ्री फॉल कर रहा है। और इसके साथ साथ जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और जो मईशत जो इस वक्त क्रंच में हम देख रहे हैं, इस सिचुएशन में आखिर अवाम सवाल कर रही है कि हम कहाँ जाएं। बहुत सारी चीज़ें अशाया खुरनोश की बात की जाए तो वो उनकी दस्तरस से दूर हो चुकी हैं। यहाँ पर नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस वक्त जो पंजाब में चल रहा है वज़ारत आला की दौड़ के हवाले से, लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ज़िमनी इंतखाबात में जीत के बाद इस वक्त जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और तमाम के तमाम अगर पोलिटिकल पार्टीज़ को हम देखें तो मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं। अगर चौधरी शुजात साहब की बात की जाए तो वो पंजाब की वज़ारत आला के लिए परवेज़ इलाही की हिमायत के लिए उन्होंने ऐलान भी किया है और यहाँ पर जहाँ पर चौधरी शुजात साहब उनकी हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कैंप की बात की जाए तो वो इस वक्त परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से मुख्तलिफ इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। कुछ उनके MPs इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनको कुछ मुख्तलिफ ऑफर्स आ रही हैं, किसी को कॉल्स आ रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि MPs को 50 करोड़ तक की ऑफर जो है वो दी जा रही है। तो इस किस्म के मुख्तलिफ इस वक्त कॉन्वर्सेशन बाहर आ रही है, जहाँ पर हमने गुज़िश्ता रोज़ जो एक इजलास हुआ तमाम इत्तेहादी जमातों के दरमियान, उसके अंदर हमने तमाम मुख्तलिफ रहनुमाओं को बड़ा खुशगवार मूड में देखा है। तो कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि शायद गेम किसी न किसी एस्पेक्ट में चेंज हो जाए। हालांकि अगर बात करें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो ज़िमनी इंतखाबात में बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने क्लीन स्वीप किया, बट उसके बावजूद हमें नंबर गेम पूरे होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त परेशान नजर आ रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा ये कह रही है कि आसिफ ज़रदारी साहब को लाहौर आकर जो है वो फिर उन्होंने मंडी लगा लिया और फवाद चौधरी साहब ने काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दी है। वो इस हवाले से कह रहे हैं कि ज़रदारी साहब, अता तारड़ साहब और उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो इस वक्त मुख्तलिफ रहनुमाओं को हमारे मुख्तलिफ किस्म की ऑफर जो हैं वो दी जा रही हैं। जबकि इसी में जो फैसलाबाद के मुंतखब रुकने पंजाब असम्बली है उमर फारूक साहब, उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट किया है। उन्होंने भी काफ़ी बड़े इल्ज़ामात जो है वो लगाए हैं। इससे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सहाफ़ी तज्ज़िया दिल वड़ाई साहब ने। दिल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने टाइम दिया। कहिएगा, इस वक्त सिचुएशन बड़ी टफ नजर आ रही है। ऑल दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, खाफ लीग की बात की जाए, दोनों के पास नंबर्स इस वक्त पूरे हैं, लेकिन इल्ज़ामात आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ख़रीदा जा रहा है हमारे MPs को और जो ज़रदारी साहब है उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि ये हमारे कारकुनों को या हमारे जो MPs हैं उनको ख़रीदने की जो है वो मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स दे रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों परेशान नज़र आ रही है? देखें, ये मामला वैसे भी अब अदालत पहुंच चुका है और अब कल की समाअत बड़ी ही अहम समाअत होगी और ये मामला खुद नून लीग ने अपने ब्लंडर की वजह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरह के जो मामला जो हैं उनमें नहीं आना चाहती, लेकिन अब चूंकि मामला खुद जो है राना सनाउल्लाह साहब ने, वजीर दाखिला ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि इनके 5-6 लोग अगर गायब कर दिए जाएं तो हो सकता है परवेज इलाही वजीर आला ना बन पाए। उसके बाद नून लीग को मौका मिल गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिल गया, काफ लीग को मौका मिल गया ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इसकी समाअत हुई, जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ने इसकी समाअत की, तो उसमें वो ट्रांसक्रिप्ट तलब किया गया जो आज इन्होंने जल्दबाजी में जब दरख्वास्त दायर की तो इन्हें पहले ही ये ट्रांसक्रिप्ट लगाना चाहिए था अगर पिटीशन दायर की थी। तो बहरहाल आज का दिन इनके लिए ज़ाया हो गया। आज का दिन उन्होंने वो तमाम मटीरियल शवाहिद इकट्ठे करने में लगा दिया और वो जमा करवा दिया। अब जब कल इस केस की समाअत होगी तो उसमें मजीद ये एफिडेविट उन्होंने जो लगाए हैं साथ के लोगों को रिश्वत की ऑफर दी गई है साथ, ये बड़ा अहम होगा। और उसमें ये मामला फिर वही हॉर्स ट्रेडिंग, सिंध हाउस में नोटों की बोरियों वाला मामला, ऐसे लग रहा है चीजें रिपीट हो रही हैं। जरदारी साहब एक मरतबा फिर मंजरनामे में नजर आ रहे हैं, इस सारे सूरत हाल में नजर आ रहे हैं और फिर वो बात मुल्की सियासत में शुरू हो गई है जो ऐसे लग रहा था कि शायद अदालत का हुक्म आ जाने के बाद और इस मामले की हसासियत इतनी बढ़ जाने के बाद अब शायद ये मामला रुक जाए मुस्तकबिल में। पैसे का इस्तेमाल जो सेनेट के इलेक्शन में हुआ करता था, जो तहरीक अदम एतमाद के मामले पर इल्जाम लगे सिंध हाउस में, उस मामले में हुआ करता था, अब एक मरतबा फिर करोड़ों रुपए लेने की जो बातें जो सामने आ रही हैं ये बड़ी वाकई तशवीशनाक हैं। और इसमें एक नया पैटर्न ये सामने आया है कि इल्जाम ये पहले तो ये लगते थे ना कि पैसे लेके वोट खरीदे जा रहे हैं, इस मर्तबा पैसे दे के इस्तीफे लेने का ट्रेंड जो है वो सामने आ रहा है कि आप रिजाइन कर दें। जो उनको 7-8 वोटों की बर्तरी है वो इस्तीफों के बाद नीचे लाई जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तो सामने आ चुका कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। इन्होंने पहले कोशिश की कि चौधरी
शुजात को कायल किया जाए और चौधरी शुजात अगर ये डिसाइड कर लें कि परवेज लाई को वोट नहीं देना, तो उसके बाद आवाम लीग के वो अरकान जो हैं वो मुनखरफीन में शुमार होंगे जो परवेज लाई को वोट देंगे। लेकिन चौधरी शुजात ने इस पे अपना असूली मौक़िफ़ पे चौधरी शुजात जो हैं वो डटे रहे और उन्होंने बिल आखिर फैसला यही सुनाया कि परवेज लाई उनकी हिमायत का को ऐलान वोट किया देने का जो परवेज लाई की हिमायत का ऐलान किया। अब इसमें इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया सिवाय इसके कि लोगों को कायल करके इस्तीफे ले लिए जाएं और इसमें अब जो नया पैटर्न जो सामने आ रहा है कि जी पैसे लो और इस्तीफे दो। अब कल अदालत में इस चीज को साबित भी करना होगा और अदालत में एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है जो राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की, 5-6 लोगों को मुबैना तौर पर उठा लेने वाली, अगवा कर लेने वाली, तो ये तो खुद उन्होंने चूंकि एडमिट कर ली है, उनके लिए मुश्किलात इसलिए बढ़ा देगी ये बात नून लीग के लिए, क्योंकि देखें अदालत इसमें अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं भी करती, अदालत सिर्फ इतना कह देती है कि साफ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से, जो कि पहले अदालत का हुक्म भी है कि 22 तारीख को इजलास को लाकर जो इंतखाबी अमल शफाफ तरीके से चलाना है। तो इसके बाद अदालत सिर्फ इतना ही कह दे कि हम इस सारे मामले को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होगा इंतजामिया के लिए भी कि वो किसी एमपीए को रोके, किसी को उठा ले और किसी को पहुंचने ना दे। और ये लेकिन चूंकि अभी मामला अदील चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये जो बयान था राना सनाउल्लाह साहब का, आपको क्या लगता है क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके और किस तरीके से कुछ मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती ताकि जो आप कह रहे हैं कि इस किस्म की स्ट्रैटेजीज खेली जा रही है कि इस्तीफे दिलवाए जाएं, तो इसको रोका जा सके? देखिए अगर तो कोई रिजाइन कर रहा है तो ये एक ऐसा मामला होगा जिसमें इसके बाद ज्यादा से ज्यादा उस हलके में जिमनी इलेक्शन होगा 60 रोज के बाद। लेकिन ये एक ऐसा आईनी और कानूनी वार होगा कि अगर 6-7 रेजिग्नेशन सामने आ जाते हैं, क्योंकि इसमें अगरचे आप एब्सटेन करते हैं, वोट नहीं देते, तब भी आपने डिस्क्वालीफाई होना, तब भी 63 ए लगनी है, तो मार्जिन बहुत कम है। तो रिजाइन में और किसी मुखालिफ फरीक को फ्लोर क्रॉसिंग के जरिए जाकर दूसरी जानब जाकर वोट देना, उसका सियासी तौर पर इंपैक्ट जो है जाहिर है वो डिफरेंट होगा। और इसमें जी कोई ये कह सकता है देखें जी मैंने तो बैकडेट में जिस तरह भी एक इस्तीफा सामने आया अतातारट बता रहे थे, देखें जी ये तो इन्होंने अप्रैल में दिया हुआ है इस्तीफा जो रुकन बाहर जाकर बैठ गए हैं। तो अब इस तरह की चीजें अगले चंद घंटों में सामने आ सकती हैं। जी फलां ने रिजाइन कर दिया, वो बोलेंगे जी देखें जी वो शरकपुरी साहब ने भी रिजाइन कर दिया था, हम तो उनको फिर भी वापस लेने के लिए तैयार हैं। तो अब नून लीग की जानिब से जो जरदारी साहब का जो नया इन्होंने फार्मूला नून लीग को की हुकूमत बचाने के लिए सामने लेकर आए हैं, वो पैसे लो इस्तीफा दो वाला ज़ाहिर समझ आ रहा है। लेकिन अदील अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की अगर बात करें, जरदारी साहब को बार बार ये कहा, इस तरह की मुख्तलिफ हलकों से ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जरदारी साहब इस वक्त जो कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं नुकसान नून लीग को भी हो रहा है। कुछ ऐसी उनकी स्ट्रैटेजीज हैं और इसमें नुकसान जरदारी साहब का नहीं होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं होगा, क्योंकि सिंध में ऑलरेडी उनकी हुकूमत है। और इस सब के बावजूद आपको लगता है कि जरदारी साहब ये सब इस किस्म की अभी जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि शेख रशीद साहब भी फरमा रहे हैं उनका भी कि अगर कहीं पर भी कोई भी अगर आपको हॉर्स ट्रेडिंग नजर आ रही है तो वो जरदारी साहब भी उसके पीछे होंगे, तो आपको लगता है इस तरह इस किस्म की कोई मुमकिनात हो सकती हैं? जरदारी साहब इस पे कोई अपसेट कर सकते हैं, कोई बईद नहीं है। जाहिर है सियासी खिलाड़ी हैं, सियासी जादूगर उन्हें कहा जाता है। और इस सारी सूरत हाल में देखें माजी में जो इल्ज़ामात लगते रहे, माजी करीब में जो इल्ज़ामात लगते रहे, जो सिंध हाउस वाला सारा मामला था और उसके बाद की जो सूरत हाल थी, उसमें इल्ज़ामात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट पर भी लगाते रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस वक्त जो इल्ज़ामात हैं वो सिर्फ डायरेक्ट नून लीग पे लग रहे हैं, जरदारी साहब पे लग रहे हैं जी ये खरीद रहे हैं, ये खुद इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये अप्रोच कर रहे हैं। इमरान खान साहब ये मुल्की कह रहे हैं कि सियासत एमपीएस को 50 करोड़ तक की ऑफर दी जा रही है और इसके पीछे भी जरदारी साहब का ही हाथ है। जी बिल्कुल। अब सियासी कुव्वतें इस सारी सिचुएशन में एक जो बड़ी खुशाइन बात नजर आती है, जो इस सारी सूरत हाल में एक चीज जो कुछ खुशाइन जिसे करार दिया जा सकता है, इसमें
मुक्तदर हलकों को बीच में घसीटा जा रहा था, इसमें एस्टैब्लिशमेंट को इस सारी सूरत-ए-हाल में घसीटा जा रहा था। इसमें ऐसा लगता है कि अब जो एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला था, वो बंद हो गया। सियासी कुव्वतें खुद आपस में गुत्तम-गुत्ता हैं और खुद एक-दूसरे पर वोट खरीदने और इस्तीफे लेने के जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, ये मामला अब अदालत में ही तय होना है। अदालत में कल अब जब इस केस की समाअत होगी, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मज़ीद सबूत देने जा रही है कि देखें जी ये किस तरह से जो पीडीएम जमातें हैं, ये लोगों को खरीद रही हैं और इन्फ्लुएंस होने की कोशिश कर रही हैं। जो हुकूमत है, वो इस सारे मामले पर इन्फ्लुएंस होने की कोशिश कर रही है। तो कल अदालती डायरेक्शन इसमें सारे मामले में बड़ी अहमियत की हामिल होगी। अदिल, हमने कुछ टाइम पहले जैसे भी आपने जब गुफ्तगू का आगाज़ किया था तो आपने ये कहा था कि ये ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है। पहले जैसे हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात लगे, सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, मतलब आपको कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं लग रहा है कि रिपीट हो रहा है। लेकिन जो पहले हुआ था तो तब भी बहुत सारे लोगों के ज़मीर जागे और उसका रिजल्ट हमने भी ज़िमनी इंतखाबात में देखा और अवाम में किस तरह से इमरान खान साहब का जो बयानिया है मकबूल हुआ, वो सब ने देखा और उसका फ़ायदा भी इमरान खान साहब को हुआ और सब ये कह रहे हैं कि जो उनका बयानिया था वो बिका है। लेकिन वेलकम बैक नाजरीन, जहां पर इस वक्त सियासी गैर यकीनी है, वहीं पर हमें इस वक्त कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सियासी गैर यकीनी इस वक्त डॉलर की बढ़ती कीमत है, इसमें अगर हम उसके बारे में कहें तो ये गलत नहीं होगा। इस वक्त अगर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत की बात करें तो डॉलर जो है वो 225 रुपये का नज़र आ रहा है और डॉलर दूसरे रोज़ मुसलसल नाजरीन हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रुपये की कदर में जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं गिरती जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर की बात की जाए, ओपन मार्केट में डॉलर की बात की जाए, दोनों मार्केट्स में इस वक्त डॉलर जो है वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कमर्शियल बैंक से डॉलर्स ना मिलने के सबब भी इंपोर्टर जो हैं वो रुल कर रह चुके हैं। बैंक्स ने आज 232 रुपये फी डॉलर के हिसाब से कुछ एलसीएस क्लियर्स करवाई हैं और इसी के साथ साथ जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे डॉलर ना मिलने की वजह से बहुत सारी शिकायत भी सामने आ चुकी हैं। इसी सब पे बात करने के लिए, चूंकि इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ही बुरी हो चुकी है, इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मौशी अमू डॉक्टर हसनैन जावेद साहब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने टाइम दिया। सर कहिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या इस वक्त जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, इस हुकूमत की बात की जाए, अवाम का एक ही बेसिक क्वेश्चन होता है कि महंगाई कब कम होगी। जो पिछली हुकूमत जाती है अगली आती है, महंगाई पिछली हुकूमत से ज्यादा हो जाती है। लेकिन अभी हम जो पिछले 2-3 महीनों की बात करें, महंगाई कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। इसका क्या हल है, क्या सोल्यूशन है, ये क्यों महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है? अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि जमहूरियत के पास इसका हल ही नहीं है, सिरे से इसका कोई हल नहीं है उनके पास। आप इसकी तारीख को उठा लें, आप तकरीबन जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट करूं उसको यहाँ से, कि अगर आप फ्लैट 50 से गोल्डन 60s पे चले जाएं, फिर सोशलिस्ट 70s में चले जाएं, रिवाइवलिस्ट 18 पे चले जाएं, मडलिंग 90s में चले जाएं, रिफॉर्मिंग 100 पे चले जाएं, जिसकी तारीख बनती है 1999 टू 2007 तक। आप तारीख के तालिबान बन के और इसको मईशत को गौर से गहराई से देख लें, आपकी पूरी तारीख में जमहूरियत ने कोई काम नहीं किया और इसके अंदर महंगाई हमेशा बढ़ी है, कम कभी भी नहीं हुई। अब रही बात डॉलर की, डॉलर आपने देख लिया तकरीबन 223 का था, बाइंग और सेलिंग इसकी 225 पर थी और इसकी ओपन मार्केट के अंदर आप जब आप लेने जाएंगे तो इसकी प्राइस आप गैर यकीनी हद तक आप परेशान हो जाएंगे कि आपको तकरीबन ब्लैक पे मिलेगा ये डॉलर। और अब एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि ये अब आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डॉलर में बंद हो जाएंगी। अब आपके से कोई मान ला इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, इनमें कोई भी आपसे डॉलर में माल नहीं लेगा। वो इसकी रीजन ये है कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज जो मैंने लास्ट आप ही के प्रोग्राम में 10 पे बताई थी, यानी 10 अरब रुपए की थी, फिर बाद में आप ही के प्रोग्राम में हम 8.5 पे बात कर रहे थे और आज 8.2 हो गई। यानी इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज आपकी कम से कम तर होती जा रही है। इसी के साथ अगर मैं देखता जाऊं, जो आपके जो रिजर्व्स है और खसारा है, वो खसारा आपका बढ़कर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो पाकिस्तान का है वो जो डिप्लीटेड हुआ है तकरीबन 400 तकरीबन $55 मिलियन पर और 15.74 बिलियन पर जो है इस वीक के एंड पर, यानी 30/2022 तक। अब इन सारी चीजों को अगर जरा कंडेंस करके देख लूं और मैं आपके सामने एक चीज पेश करना चाह रहा हूं कि आपने मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर फिच की रिवाइज रिपोर्ट आपने देखी होगी जो कि अमेरिका की जानिब से उनकी सर्वे की तरफ से आई है। अब उस सर्वे के अंदर देख लें कि वर्ल्ड बैंक ने आपको पैसा नहीं देना,
सॉरी, आईएमएफ जो है वो अभी तक आपको पैसा नहीं दे रहा। जब तक आईएमएफ पैसा नहीं दे रहा, आपको किसी मुल्क की तरफ से भी पैसा नहीं आना। 2.3 बिलियन भी आपको नहीं आना चाइना की तरफ से, जब तक के कंफर्मेशन नहीं होगी आईएमएफ की तरफ से। और आईएमएफ की जो उन्होंने आपको एक लिस्ट दी है, उसके मुताबिक पाकिस्तान हर तरह। डॉक्टर साहब कहिएगा, इस वक्त अगर हम डॉलर की कीमत की बात करें, महंगाई तो चूंकि ऑब्वियसली डॉलर की कीमत से कहीं ना कहीं लिंक है, और आपने ये भी कहा कि जो इंपोर्ट है वो डॉलर में आप शायद उस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो सके और एक्सचेंज भी उस तरह से ना हो सके, कोई खरीदेगा नहीं डॉलर्स में चीज को। तो आप मुझे कहिएगा, डॉलर की चूंकि इस वक्त ऊंची उड़ान तो हो चुकी है, लेकिन हुकूमत इसको कंट्रोल अब कैसे करेगी? कंट्रोल कैसे करेगी? आप ये देखें कि पाकिस्तान के ऊपर सेंट्रल बैंक की कमांड है कोई? पाकिस्तान की जो वजारत खजाना है उसकी सेंट्रल बैंक से कमांड उन्होंने खत्म कर दी। अब आप इस भूल में बिल्कुल ना रहें कि सेंट्रल बैंक पे आपकी कोई कमांड थी। इसी दौर के अंदर इसहाक डार साहब के जमाने के अंदर सेंट्रल बैंक से उन्होंने 30 अरब रुपए सेंट्रल बैंक से उठा करके वजारत खजाना में रखे थे, और डॉलर को जो है वो सप्रेस करके, कॉस्मेटिकली सप्रेस करके तकरीबन 100 पर ले आए थे। फिर 101, 102, 103, 104। अब वो आपके पास जो है वो ऑप्शन चली गई। अब इसहाक डार साहब तशरीफ ले भी आए तो वो किसी भी सूरत में डॉलर को कम नहीं कर सकते। मईशत को जरा फॉरेन अफेयर के साथ आप लागू कर लें। फॉरेन अफेयर के साथ अगर आप लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि रशिया और आज तक तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि वली अहद या उनका जो सुल्तान या किंग है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ना लेने आए, यानी वो अपने आका और मौला को ना लेने आए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो इस दफा फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ये काम हो गया कि वो वली अहद जो है वो बाइडेन को लेने नहीं गए। अब 1957 में बनी हुई अरामको, इसका मतलब है अब तेल का जो रुझान है वो रशिया की तरफ बन गया। अब रशिया की तरफ उन्होंने कहा है कि इंडिया ने तेल लिया रशिया से, उसकी कीमत जो है वो जो ट्रांजैक्शन हुई है वो दिनार में हुई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अब जब दिनार में होगी तो आप इस चीज को भी समझने की कोशिश करें कि जो रिजर्वेशंस उसने फिच ने लगाई थी उसके अंदर 7 पॉइंट है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बोलता हूं, वो ये कि रिस्क टू एडजस्टमेंट फाइनेंसिंग। दूसरा पॉइंट है पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बुरी हालत में पहुंच गई है पाकिस्तान की 6 महीने। एग्जैक्टली। इस टाइम पर आप ये देखें कि ईसी को जो है आप पूरी दुनिया के सामने पैगाम दे रहे हैं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो है ही भाई, उसको फौरी तौर पे उतार दो। तो कौन सा मुल्क आपको जो है वो कहेंगे कि इनकी तो हुकूमत डिस्टेबलाइज है। उस दूसरा पॉइंट ही पॉलिटिकल रिस्क का कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आईएमएफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मांग रहा है। चाइना कहता है कि हमें आज तक ये समझ नहीं आई कि हमने गवर्नर से डील करना है, प्राइम मिनिस्टर से डील करना है, चीफ मिनिस्टर से करना है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कौन करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कौन करता है, किससे हमने बात करनी है। यहाँ तो कोई वन विंडो ऑपरेशन का तो समझ ही नहीं आ रही कि बात किससे करनी है। और ऐसे ही एक बात थी कि हमने गवर्नर को बुलाया तो उन्होंने कहा गवर्नर के पास क्या क्या पावर है। मैंने कहा उनका फाइनेंशियल पावर है। मैंने कहा किसी किस्म का पावर नहीं है, बस वो नमाजे, जनाजे, कुल और इन चीजों के लिए हमने रखा होता है। सो ये गवर्नर पाकिस्तान के अंदर इस तरह का है। तो आपका जो सिस्टम जब इस तरीके का होगा तो आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है नहीं। अब अगले इलेक्शन तक पूरी इस टाइम पर जो आपकी जो एफडीआई है वो अनसर्टेन रहेगी। तो डॉक्टर साहब मुझे फिर ये बताएं कि चूंकि भी आपने कहा कि आईएमएफ तो वैसे तो वजीर खजाना साहब ये कह रहे हैं कि मुआहिदा हो चुका है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि ये जो कर्जा देना है वो तो अगस्त के एंड तक आएगा। तो अगस्त से लेके अभी तक का जितनी डॉलर की प्राइस है जिस तरह से बढ़ रही है, ये तो हमें 300 क्रॉस होता नजर आ रहा है, क्योंकि पर डे के लिहाज से 10-10 रुपए बढ़ रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा है। मेरा ख्याल है कि आपने मईशत को बहुत गहराई से समझना शुरू कर दिया और उसकी कर्व्स को भी देख रही हैं। एक्सेलेंट। आप ये लिख लीजिए, मैं अभी बोल रहा था एक जगह के ऊपर कि तकरीबन डेट महीने के अंदर ये 250 रुपए क्रॉस करे, उसके बाद ये 300 को टच करेगा। 300 को टच करने का मतलब आप दिवालिया के पॉइंट्स के ऊपर पहुंच जाएंगे। वो अलग बात है कि इसको दिवालिया नहीं होने दिया जाएगा कहीं इधर उधर से पैसा वैसा लेकर, लेकिन ये आप दिवालिया के पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। 250 का डॉलर हो जाएगा तो प्राइस की, कमोडिटी की, सब्जियों की, अब मैं छोटी छोटी चीजों पर इसलिए नहीं आना चाहता कि आपके पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो सारा दिन आटा, रोटी, कपड़ा करते रहते हैं। तो आप छोटी चीजों में भी करें। 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, जो चीज 100 की थी वो 200 की है। तो प्राइस और कमोडिटी प्राइस हर चीज बढ़ चुकी है। तो आपका जो कर्व है, मार्जिनल कर्व है, वो आपका कहीं किसी किस्म का सेटल डाउन रह ही नहीं गया। अच्छा, मैं 3 पॉइंट और बता दूं कि जिस तरीके से मैंने आपको फिच की रिपोर्ट बताई थी उसमें रिस्क टू एडजस्टमेंट 1, पॉलिटिकल रिस्क,
सेकंड, तीसरा था रिजर्व अंडर प्रेशर, आपके जो रिजर्व्स हैं वो सारे अंडर प्रेशर आ गए। फिर आपके एक्सटर्नल डेफिसिट, लार्ज फंडिंग नीड्स और हाई इन्फ्लेशन। आपकी इन्फ्लेशन इन्होंने कहा था कि ठीक बजट के बाद हमें जैसे ही पैसे मिलते हैं हम 11.5 पर इन्फ्लेशन लेकर आएंगे। इन्फ्लेशन यानी अफरात जर जैसे ही बेटर होगी यानी अशियाई खुर्दोनोश कम हो जाएंगी। तो अशियाई खुर्दोनोश तो किसी सूरत कम नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी जो अफरात जर है वो 15 को क्रॉस करने वाली है। अभी 13.8, फिर 14.4 पे चली जाएगी और ये 15 को टच कर देगी। यू कैन नॉट टच इवन एनीथिंग। अच्छा, फिर आपके जो है वो फिर मॉनेटरी टाइटनिंग। आप कितनी मॉनिटरिंग टाइट करेंगे? फिजिकल डेफिसिट आप अभी वापस नहीं कर, पैसा होगा तो आप उधार वापस करेंगे। सो आपके पास इस टाइम पर जो हालत बन गई है वो ये बन गई है। और कंपैरिजन के अंदर आपको एबेनॉमिक्स नजर नहीं आ रही, आपको काइचेक इंडेक्स नजर नहीं आ रहा, आपको चाइना का मॉडल समझ में नहीं आता। आप सिर्फ और सिर्फ उनके 4 नाम लेते रहते हैं, लेकिन उनमें से एक भी मॉडल आपके सामने अप्लाई होता नजर आया है? मईशत की कोई सेंस, मईशत का कोई शऊर और साइकोफोरेंसिक अप्रोच के ऊपर चली गई है। इनको एक क्रिज्मेटिक, एक खूबसूरत, एक टॉम क्रूज लीडर चाहिए, जिसकी वजह से वो जब वो माइकल जैक्सन या वो द डोर्स का जो जिम मॉरिसन जो है वो जब गाना गाता था और सब लोग कपड़े फाड़ देते थे, पाकिस्तान वो कौम बन चुकी है कि उनको सिर्फ एक जबरदस्त एंटरटेनिंग लीडर चाहिए। इसको कहते हैं अंग्रेजी में इज इकोनॉमिक स्टूपिड। जब आपके पास इकोनॉमिक मैनिफेस्टो नहीं है, जब आपके पास किसी किस्म का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो किसकी बात कर? स्ट्रक्चर नहीं है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है और ना हम कोई मॉडल फॉलो कर पा रहे हैं, ऊपर से सियासी गैर यकीनी भी है। तो ये सब सिचुएशंस मिलकर डॉक्टर साहब कहिएगा मईशत को फिर बेहतर हम किस तरह से बना सकेंगे? और आपने बात की कि जो डिफॉल्ट है, आपको नहीं लगता कि जब बार बार डिफॉल्ट का नाम ले रहे हैं या दिवालिया होने का एक रेड अलर्ट दे रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं सरमायाकारी को जो है वो खलल उसमें भी आता है? सरमायाकार डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से। एंटी अमेरिकनिज्म का मतलब क्या है? कि आपका क्या ख्याल है कि पूरी दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर हैं वो आपके ऊपर यकीन करेंगे? इस सेंटिमेंट को आपने आवाम में तो बेच दिया। वहां के जो ओवरसीज हैं वो डॉलर्स में ही कमा रहे हैं ना। आप डॉलर, IMF कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक किधर है? वो इसका न्यूयॉर्क के अंदर है। नेटो किधर है? वो भी वहीं पे है। आपके सारे आका मौला उधर बैठे हैं। तो आपकी ट्रांजैक्शन के लिए मामलात और मॉनिटरी मैटर के अंदर चाइना आपके सुपर पावर है, जंग में नहीं जा रहा। रशिया जो है वो सेटलमेंट के साथ बात करता है। आप डायरेक्ट उनके साथ एंटी अमेरिकनिज्म खेल रहे हैं। एक होता है फौज को बुलाते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लड़ाइयों को भी दरमियान में चीफ साहब को बैठकर आपके मसाइल को हल करना पड़ता है। जब वो मसाइल को हल कर देते हैं, आप कहते हैं चीफ ने मुदाखलत की। क्या आपको पैम्पर लगा के आपको तैयार कराने के लिए नहीं बैठे थे? लेकिन फौज के पास मईशत दान तो नहीं है, फौज के पास जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तो नहीं है। हाँ, रोड्स वो बना रहे हैं, बलूचिस्तान उन्होंने बनाया है। आप उनको शाबाश दें कि उन्होंने चाकी से लेकर सारी जमीनों को किस तरीके से डेवलप किया, बलूचिस्तान को कैसे किया है। चाइना ने उनको कहा कि पूरा का पूरा गवादर को जो है वो आप संभाले। आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं उसको जाया नहीं करना चाहता। सवाल ये था आपका कि इसका हल क्या है। आप ये देखें कि हम आप स्मॉल स्टेप्स के ऊपर बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास पावर का प्रॉब्लम है। हमारी जो है इस टाइम पर IPPs के जो है वो 613 अरब वो थे, अब वो बढ़कर और ज्यादा हो गए हैं। डिस्कोस और जो लेस्कोस है वो आपके इतने ज्यादा हैं, आपके पेबल्स इतने ज्यादा बन गए हैं कि आप उनको एक तो बिजली जाया कर रहे हैं और फिर आपकी बिजली काम में भी नहीं आ रही। तो दूसरी बात आपको लगेगा कि मैं फैंटेसी की बात कर रहा हूँ, फैंटेसी से हटके पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ कि कोल पावर प्रोजेक्ट्स आपके बंद क्यों किए गए? जब अब हुआ ये कि जब तेल की कमी आई तो सारी दुनिया ने, जिन्होंने कार्बन एमिशन का ठेका लिया हुआ था बने हुए थे, और खान साहब का कमाल ये है कि वो पूरी दुनिया जो है वो चाइना ने 90% कोल बनाकर 90% कोल जलाकर पूरे चाइना को तरक्की दी। और ये जो है वो दरख्त लगाकर और कोल को, पावर को और एनर्जी को बनाने के बजाय इसको एक तफरीका बनाना चाह रहे थे। पाकिस्तान सारे शाहजहां और जहांगीर। ठीक है डॉक्टर साहब ये भी कहेंगे कि लास्ट हमारे पास कुछ मिनट्स हैं, तो आपने अभी कुछ देर पहले एक बात की कि जो फेच की रिपोर्ट थी उसके अंदर भी सेकंड पॉइंट यही था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। आप क्या समझते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत की बेहतरी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? ये देखिए,
आपकी रेट ऑफ एक्सचेंज से लेकर, आपकी स्टॉक मार्केट से लेकर, आपकी इंडस्ट्री से लेकर, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लेकर, जितने भी आपके चाइना से जितने आपके लोग इधर से इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, वो सब के सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि कितने अरसे के अंदर हुकूमत सेटल डाउन होगी। हम बताते हैं भाई वो हुकूमत चली गई है, अगले 6 महीने कुछ पता नहीं है, उसके बाद आपके इलेक्शन होंगे। तो फिर आप भी ये समझते हैं कि अगर हम सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं तो उसके लिए, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम जुड़ा है इकोनॉमी से, तो उसके लिए इलेक्शंस होना जरूरी है ताकि हम ये मैसेज दे सके कि ये हुकूमत जो आने वाली है वो सस्टेन करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी हुकूमत आए, एक तो डेमोक्रेसी के तो मैं हक में बिल्कुल नहीं हूं, इस तरह की डेमोक्रेसी अगर हो तो तय हो जाए कि 5 साल ये जो लोग हैं ये कोई भी जलसा नहीं करेंगे, जुलूस नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस दिखाएंगे और परफॉर्मेंस के नाम पे वोट लेंगे और मंशूर जो है वो दिखाएंगे और डेवलपमेंट दिखाएंगे। जीडीपी बेहतर होगा तो पार्टी को अगली दफा इजाजत मिलेगी, वरना उसकी पार्टी को मंसूख कर दिया जाए। सबसे पहले तो रिफॉर्म्स ये होने चाहिए। 5 साल तक कोई हुकूमत चेंज ना हो, प्लीज कोई रिजीम चेंज ना करें, किसी किस्म को चेंजिंग ना लेकर आए, और किसी अगर इसी जमहूरियत को चलाना है, अव्वल तो ये जमहूरियत चलने के काबिल इसलिए नहीं है क्योंकि इस सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जो भी हुकूमत आती है अपने 5 साल पूरे करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन जावेद माहिर मौशी अमूर हमारे साथ नाजरीन मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम। नाजरीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।